नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्विटर अभिषेक में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घुसपैठिए कहानी, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। यह एक दलित कहानी है और यह लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए थर्ड सेमेस्टर के दलित साहित्य के सिलेबस में लगी हुई है। तो बिना देर किए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अखबारों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। एक ही साल में यह दूसरी मौत थी मेडिकल कॉलेज में। फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा दफा कर दिया गया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारणों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा था। लगता था जैसे इस शहर की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। दो हत्याओं के बाद भी यह शहर गूंगा ही बना रहा। राकेश के दफ्तर पहुंचते ही फ़ोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फ़ोन था। उसने कांपती आवाज़ में कहा था, राकेश साहब, सुभाष सोनकर बलि चढ़ गया है। क्या? राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा। अभी और कितनी हत्याएं होंगी राकेश साहब? रमेश ने अपनी बात जारी रखी थी। आखिर सोनकर का अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे? रमेश चौधरी का एक एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था। राकेश ठाठ की तरह जड़ हो गया था। रमेश चौधरी की भर्राई आवाज़ जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी, जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राकेश को लग रहा था जैसे रमेश चौधरी किसी गहरी खाई में खड़ा है, जहां से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज़ धीमी हो गई थी, जिसे सुन पाना राकेश के लिए कठिन महसूस हो रहा था। सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसे लगा फ़ोन उसकी पकड़ से फिसल रहा है। उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक देने लगा था जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर और उसके मित्रों को लेकर आया था। उस रोज़ वह दफ्तर से घर आते ही अखबार लेकर बैठ गया था। रसोई में इंदू की खटर-पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शांत था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार से चिपक जाना इंदू को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसने व्यंग्य से पूछा, कहीं जाना है क्या? नहीं, क्यों? राकेश हड़बड़ा गया था। कपड़े नहीं बदले? इंदू ने शंका जाहिर की। राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल यह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फ़ोन आया था। कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था। शाम को घर आएगा। राकेश ने टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रमेश चौधरी माना ही नहीं था। राकेश ने कहा भी था, दफ्तर में ही आ जाओ, लेकिन रमेश चौधरी ने कहा था, नहीं, बात कुछ ऐसी ही है जो दफ्तर में नहीं हो सकती है। रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है। अक्सर किसी न किसी बहाने यह राकेश के पास आता ही रहता है। जब भी वह आता है, राकेश अव्यवस्थित हो उठता है, जिससे जितना बचने का प्रयास करो वह उतना ही पीछे पड़ा रहता है। रमेश चौधरी के बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सामने वाला व्यक्ति सहज नहीं रह पाता था। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी कोटे से ही चाहिए, लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है तो तुम लोगों के ज़रूरी काम निकल आते हैं, या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनेगा बलि का बकरा, गालियाँ भी वही खाएगा। देखो साहब, अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को खतरा दिखाई देता तो ऐसी संस्थाओं को चंदा दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती हैं। तुम लोग इसी तरह उदासीन बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएंगे। बाबा साहब तो हैं नहीं, और बाबा साहेब के नुमाइंदे बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, वे भी संसद में पहुँचते ही
गीदड़ बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं और तरह तरह की नौटंकियां करने में माहिर हैं। न्यायाधीशों से फैसले दिलवाएंगे कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण से दाखिला नहीं मिलेगा। इससे प्रतिभाएं नष्ट होती हैं, जैसे प्रतिभाएं इनकी गुलाम हैं और सिर्फ इनके घरों में ही जन्मती हैं। अरे, इतने ही प्रतिभावान थे तो देश की यह हालत कैसे हो गई। ऐसे संवादों से राकेश आएं बाएं देखने लगता है, और यदि वह वार्तालाप घर में चल रहा होता तो इंदु को लगता है जैसे अड़ोसी पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इंदु ऐसी उखड़ती है कि कई कई दिन तक घर में गोलीबारी चलती ही रहती है। ऐसे में राकेश एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता है। इंदु घुमा फिराकर यही कहती है, तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे जिन्हें यह तमीज़ भी नहीं है कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है। तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करनी है तो घर से बाहर ही रखो। आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे भी क्यों ख़त्म करने पर तुले हो। गले में ढोल बांधकर मत घूमो। यह जो सरनेम लगा रखा है यही क्या कम है। कितनी बार कहा है कि इसे बदल कर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी, रैदास तो जूते बनाता था, तुम लोग भी जूते बनाते हो। पिंकी रोते हुए घर आई थी। मेरा तो जी करता है बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं। इंदु की यह ताना कसी राकेश को बौना बना देती है। वह खुद अपराध बोध से भर जाता है, बस अखबार खोल कर बैठ जाता है। ऐसे में अखबार की सुर्खियाँ गुटमुट होकर काले धब्बों में बदल जाती हैं और राकेश को लगने लगता है जैसे वह सुरक्षित है। दरवाजे की घंटी बजने से उसकी विचार तंद्रा टूट गई थी। उसने दरवाज़ा खोला। रमेश चौधरी ही था, उसके साथ 4 युवा और थे। वे सब अंदर आकर इधर उधर पसर गए थे। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उदास चेहरों पर भय की परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थीं। वे सभी चुप थे, सभी अपने अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज़्यादा उनकी आँखों में थी। उनकी दशा देखकर राकेश के मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगी थीं। रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राकेश साहब, यह है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मेश्राम और ये सुभाष सोनकर। ये सभी मेडिकल के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मेश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे। हाँ ज़रूर, राकेश ने सहज भाव से कहा। अमरदीप हिचकते हुए बोला, सर, हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अमरदीप पल भर के लिए रुका, खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उसमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। ये साल हमने जिन यातनाओं के साथ गुजारे हैं हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता था पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाएं, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती हैं। उन सब यातनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना बहुत तकलीफ़ देह है। एक रोज़ तो मैंने आत्महत्या तक कर लेने का निश्चय कर लिया था। निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप के शब्दों ने सांझ के धुंधलकों को और अधिक गहरा दिया था। अमरदीप के अंतस में गूंजती चीत्कारें साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। माहौल गमगीन हो गया था। राकेश के हृदय में जैसे कंपन बढ़ गए थे। अपने ही अंतर्मन की हिलोरों पर तैरता अमरदीप बोला, कल पूरा दिन हॉस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाज़ा बंद करके पीटा गया। क्यों, क्या रैगिंग चल रही थी? राकेश ने हैरानी से पूछा। रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के साथ यह सलूक होता, लेकिन वहाँ तो सिर्फ इन दोनों को ही पीटा गया, अमरदीप ने जोर देकर कहा। दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूंसों का प्रहार होता है। जरा भी विरोध किया तो लात पड़ती है। यह 2-4 दिन नहीं, साल के साल चलता है। और यह पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जाने वाली
बस में भी पिटाई होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, इस बस में जो भी चमार स्टूडेंट हैं वह खड़ा हो जाए। फिर उसे धक्किया कर पिछली सीटों पर ले जाया जाता है, जहां पहले से बैठे सीनियर लात घूंसों से उसका स्वागत करते हैं। अमरदीप ने हालात का ब्यौरा दिया। यह तो सरासर जुल्म है, राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप ने राकेश की ओर देखा। अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही बस में फाइनल के प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर आवाज़ लगाई तो उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणव की आवाज़ पर चुपचाप रहा। सोनकर के पास जो छात्र बैठा था उसने इशारे से बता दिया कि सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिलमिला गया। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे। क्यों बे चमरट्टे, सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था? सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कराह उठा। प्रणव मिश्रा का झन्नाटेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा। गाली, चमार हो या सोनकर, ब्राह्मण तो नहीं हो तो सिर्फ कोटे वाले, बस इतना ही काफ़ी है। प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात घूंसों से अधमरा कर दिया। पूरी बस में ठहाके गूंज रहे थे। बाबा साहब के नाम पर गालियां दी जा रही थीं। प्रणव मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशियां मिल रही थीं। राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी की मुद्रा में सिर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे। रमेश चौधरी भी खामोश था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां कसी हुई थीं। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इंदु की खटर पटर और तेज हो गई थी। इंदु के खखारने का स्वर राकेश के लिए संकेत था। अजी, आप इन पचड़ों में ना पड़ो। रसोई के कामकाज के दौरान भी इंदु के कान इन लोगों की बातचीत पर ही लगे थे। इंदु का जो नज़रिया था वह सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेलों से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि आस पड़ोस के लोग उनके बारे में न जान पावें कि वे कौन हैं। उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था, लेकिन राकेश उनकी व्यथा कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वे सभी किसी घने बियाबान जंगल में फंस गए हैं, जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा है या कटीली झाड़ झंखाड़। इंदु रसोई से निकलकर बेडरूम में चली गई थी, जहाँ बच्चे अपने होमवर्क में मशगूल थे। कुछ ही क्षण बाद राकेश का 8 वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, पापा मेरा होमवर्क कराओ। हाँ बेटे, बस अभी कराते हैं, 10 मिनट में। ज़रा रमेश अंकल से बात कर लें, तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो। राकेश ने उसे बहला फुसला कर वापस भेज दिया। राकेश इंदु का इशारा समझ रहा था। इन्हें जल्दी भगाओ, इन झंझटों से अपने आप को दूर रखो। राकेश कुछ अटपटा सा गया था। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश को धीरे से कहा, साहब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए। डॉक्टर तो इन्हें बनना ही है। राकेश गहरी सोच में था। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि इन हालात में छात्रों को क्या करना चाहिए। नितिन मेश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, हॉस्टल नंबर 1 में कमरा अलॉट हो जाने के बाद भी किसी दलित छात्र को उसमें घुसने नहीं दिया जाता है। घूम फिरकर हॉस्टल नंबर 2 में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही स्थिति गर्ल्स हॉस्टल की भी है। वहाँ भी सभी दलित लड़कियाँ एक ही हॉस्टल में रहती हैं। कॉलेज मैनेजमेंट को ये समस्याएं गंभीर नहीं लगती। उन्हें लगता है दलितों के लिए मेडिकल में आना अतिक्रमण करना है। जब उनसे शिकायत करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते। नितिन मेश्राम मुखर हो उठा था। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बरता जाता है। प्रणव मिश्रा मेरे ही बैच में हैं, ना क्लासेस अटेंड करता है ना प्रैक्टिकल, फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज़्यादा अंक देते हैं। अटेंडेंस की भी समस्या नहीं होती, मेश्राम ने कटुता से कहा। राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तक देने लगा था। जब वह पहली बार हॉस्टल गया था, उसे जो रूम अलॉट हुआ था उसमें पहले से एक छात्र था जिसने उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं दिया था।
उसने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भंगी चमार के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता है। जब उसने हॉस्टल वार्डन से शिकायत की तो उसने भी उसकी जाति पूछी थी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया था। साथ ही उसे चेतावनी भी दी थी, अपनी औकात में रहो वरना बाहर कर दूंगा। छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। एक एक दिन जैसे यंत्रणा से गुजर कर पार करना पड़ता था। मेस में भी अलग बैठना पड़ता था। रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया। साहब, अब आप ही बताइए क्या किया जाए। तुम लोग डीन से मिले? राकेश ने सवाल किया। जी मिले थे। उनका कहना है आरक्षण से आए हो, थोड़ा बहुत तो सहना ही होगा। सवर्ण छात्रों की जातियों को वे अनुचित नहीं मानते, क्योंकि नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है। आरक्षण के विरोध से उपजा आक्रोश। नितिन ने वितृष्णा से भरकर कहा। डीन ही नहीं, प्रोफेसर भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हैं और प्रणब मिश्रा जैसे छात्रों को सह देते हैं। अमरदीप ने नितिन मेश्राम की बात का समर्थन किया। सुभाष सोनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, जिसे लेकर पुलिस थाने गया था रपट लिखवाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था। यह तुम लोगों का अंदरूनी मामला है, पुलिस क्यों घसीटते हो? अब आप ही बताइए, आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? इन स्थितियों में ठीक से पढ़ाई में भी एकाग्र होना मुश्किल हो जाता है। रमेश चौधरी ने अखबारों को भी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न को मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन अखबारों ने इसे रैंकिंग कहकर छापा। दलित छात्रों के साथ होने वाली जातियों का कहीं जिक्र तक नहीं था। विचार विमर्श के बाद राकेश और रमेश चौधरी डीन से मिलकर समस्या का कोई न कोई समाधान तलाश करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। डीन का कहना था कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, हम यहाँ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं, दलित छात्रों की समस्याएं लेकर आए हैं। डीन उनकी कोई भी बात सुने बगैर आरक्षण से होने वाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। उनकी धारणा थी कि कम योग्यता वाले जब सरकारी हस्तक्षेप से मेडिकल जैसे संस्थानों में घुसपैठ करेंगे तो हालात तो दिन प्रतिदिन खराब होंगे ही। उन छात्रों का क्या दोष जो अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं। राकेश बहस से बचना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी तो उन हालात का कोई समाधान निकालिए जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न रोकिए। देखिए, छोटी मोटी घटनाओं को इतना तूल मत दें। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं है और मैं इन वाहियात चीज़ों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी अम्मा कहा जाता था। डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। राकेश और रमेश चौधरी बौखला कर उठाए थे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि में घुसपैठ थी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था, शायद राकेश के कारण। कई दिन वे दोनों अनेक गणमान्य लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास भी वे गए। उनका रवैया भी निराशाजनक ही था। वे कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। उनका कहना था, मामले उठाने से दलित छात्रों का ही नुकसान होगा। 10-15 दिन के अथक प्रयासों के बाद भी कोई सुगबुगाहट वे पैदा करने में असफल रहे थे। निराश होकर रमेश चौधरी ने कहा था, राकेश साहब, अब तो आपने खुद देख लिया, मैं इन लोगों से क्यों कड़वी बात करता हूँ। राकेश भी अधिकारी था, लेकिन वह छात्रों की मदद करना चाहता था, सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर। सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते थे। उन्हें डर था कहीं इन हादसों के छींटों में वे भीग न जाएं। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सालता है। रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी। तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा था रमेश चौधरी को। इस खबर से वह गुस्से से बिफर पड़ा था। राकेश को जब उसने सोनकर की आत्महत्या का समाचार दिया, उस वक्त वह आपे से बाहर था।
सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था क्योंकि उसने प्रणब मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखाने का दुस्साहस किया था। डीन और अन्य प्रोफेसरों तक शिकायत पहुंचाने की हिमाकत की थी। वह भूल कर कि वह इस चक्रव्यूह में अकेला फंस गया है जहां से बाहर आने के लिए उसे कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और अनेक महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षा फल का व्यूह भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। रमेश चौधरी से फ़ोन पर यह समाचार पाकर राकेश भी गहरे अवसाद से भर गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कुशाग्र बुद्धि का सोनकर आत्महत्या कर सकता है। फ़ोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज़ सुनकर राकेश की उलझनें और ज़्यादा बढ़ गई थीं। उसके कांपते हाथ में थमा फ़ोन भी बरबरा गया था। बहुत मुश्किल से राकेश फ़ोन क्रेडल पर रख पाया था। राकेश ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है। वह धम्म से कुर्सी में धंस गया। उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले, सोनकर, यह क्यों किया तुमने? राकेश का मन बुरी तरह उचट गया था। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह दफ्तर से उठकर जाने ही वाला था। फ़ोन की घंटी बज उठी। रमेश चौधरी का फ़ोन था। धीर गंभीर आवाज़ में बोल रहा था, राकेश साहब, कल पोस्टमार्टम के बाद सोनकर की लाश का अंतिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर होगा। आप में साहस हो तो पहुंच जाना। रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आँच को उसने महसूस कर लिया था। वह अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था कि रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पसोपेश में डाल दिया था। सोनकर का चेहरा बार बार उसकी आंखों में उतर रहा था। राकेश अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया था। सोनकर का चेहरा उसे उद्वेलित कर रहा था। सोनकर की जद्दोजहद राकेश की अपनी पीड़ा बन गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और झटके से उठकर खड़ा हो गया था। उसने तय कर लिया था, वह सोनकर की अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं होगा, उसे कंधा भी देगा। हंस, मई 2000। तो यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।